नमस्कार, मैं हूं सुशील भट्ट और आप देख रहे हैं समाचार सच। आज़ाद भारत की कहानी में आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की। उन अटल बिहारी वाजपेयी की जिन्होंने जब अपनी राजनीति की शुरुआत की तो उन्होंने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और जीते एक सीट पर। और वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन पर जब गोलवलकर की नज़र पड़ी, संघ के सरसंघचालक थे गोलवलकर, तो उन्होंने उनको जनसंघ से जोड़ने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी कवि भी थे, पत्रकार भी थे। और जब 1977 में क्योंकि 75 में इमरजेंसी लगने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनको विदेश मंत्री बनाया गया था। उस वक्त जब वो विदेश मंत्री बने तो उनको यूनाइटेड नेशन भेजा गया, जहां उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। आइए बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। साल था 1996 में किसी भी पार्टी को पूर्ण समर्थन नहीं मिला था और जो उस समय राष्ट्रपति थे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 13 दिन चली और 13 दिन बाद गिर गई। और 1996 की बात हम कर रहे हैं। उस समय एक थर्ड फ्रंट भी बहुत सक्रिय था, जिसको यूनाइटेड फ्रंट भी कहा जाता था, जिसकी पहली पसंद देवेगौड़ा थे। लेकिन देवेगौड़ा से पहले क्योंकि CPIM या जनता दल या अन्य पार्टियों का एक समूह था यूनाइटेड फ्रंट, जिसको कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का वादा किया था। और यूनाइटेड फ्रंट पहले ज्योति बसु के पास गए, क्योंकि ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे और उनको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया। लेकिन ज्योति बसु उसके लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन जो उनकी सेंट्रल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड थी, उसकी बैठक में उनकी पार्टी ने उनके प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। लेकिन ज्योति बसु ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, ये मेरी पार्टी का फैसला है और मैं पार्टी नहीं तोड़ना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद हम आपको अपना समर्थन देंगे। उसके बाद ज्योति बसु से पहले एक बड़ा रोचक किस्सा है। ज्योति बसु से पहले VP सिंह के पास ये लोग गए, थर्ड फ्रंट के लोग, यूनाइटेड फ्रंट के लोग। तो उसमें देवेगौड़ा, ज्योति बसु और अन्य लोग जो थे वो गए। तो लगभग 12:30 बजे VP सिंह ने, जो दिल्ली का उनका निवास है, इन सबको वहाँ पर आमंत्रित किया, चाय पर, कॉफ़ी पर आमंत्रित किया। और लगभग 12:30 बजे VP सिंह के आवास पर थे। तो VP सिंह ने कॉफ़ी इनको पिलाई और उसके बाद उन्होंने कहा हम ठीक 4 बजे मिलेंगे। तो फिर कहा जाता है कि VP सिंह पीछे के दरवाजे से दिल्ली का जो रिंग रोड है वहाँ लगभग 2-2.5 घंटा घूमते रहे और उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया कि आप लोग मेरा इंतज़ार मत करिए, मैं मानने वाला नहीं हूँ। मतलब उस वक्त जो प्रधानमंत्री बनने की स्थिति थी वो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति थी कि पहले VP सिंह ने मना किया, फिर ज्योति बसु ने मना किया, फिर ज्योति बसु ने ही देवेगौड़ा के नाम को आगे बढ़ाया और देवेगौड़ा को लगभग 13 दिन का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए कहा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के पास पर्याप्त समय नहीं था, पर्याप्त संख्या बल नहीं था, इसलिए 13 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई, क्योंकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और क्योंकि उनके ऊपर पार्टी का दबाव था। और खासकर लालकृष्ण आडवाणी भी ये चाहते थे कि यदि हमें अवसर मिल रहा है, यदि आपको अवसर मिल रहा है प्रधानमंत्री बनने का, तो एक शुरुआत हो जाएगी और पार्टी की एक शुरुआत हो जाएगी कि पार्टी की सत्ता में आने की शुरुआत हो जाएगी। और अटल बिहारी वाजपेयी अगर प्रधानमंत्री रहेंगे तो शायद पार्टी को भी कुछ मजबूती मिलेगी। लेकिन 13 दिन ये सरकार 13 दिन भी नहीं चल पाई, क्योंकि इसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। और फिर देवेगौड़ा इस देश के प्रधानमंत्री बने। देवेगौड़ा को कांग्रेस की सरकार बाहर से समर्थन दे रही थी और उस वक्त सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। सीताराम केसरी के जो अगल बगल लोग थे, यानी कि जो कोटरी कहा जाता है, यानी कि जो चमचे टाइप लोग होते हैं, उन्होंने सीताराम केसरी से कहना शुरू कर दिया कि बताइए सारा सब कुछ हमारा, लेकिन सब कुछ हमारा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन जिनका कुछ नहीं है, यानी कि देवेगौड़ा के शायद कुछ ही सांसद थे, उसके बावजूद वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो सीताराम केसरी को लगता था कि वो भी प्रधानमंत्री के काबिल व्यक्ति हैं और हमारी पार्टी ने इनको समर्थन दिया है। और ये मतलब उनको क्योंकि उनके जो घर पे कुछ लोग चाय कॉफ़ी, उनके जो सहयोगी लोग होते थे या जो चमचे टाइप लोग होते थे, सीताराम केसरी को चने के झाड़ में चढ़ाने का काम करते थे। वहाँ कहते हैं कि कोई चुटकुले सुनाता था, कोई बड़े रंग बिरंगे टाइप लोग सीताराम केसरी जी के साथ थे। और सीताराम केसरी जी को लगने लगा
कि मतलब सारा सब कुछ तो कांग्रेस का है और उसके बावजूद भी ये लोग देवी गौड़ा जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आया जब देवी गौड़ा को उस समय राजेश पायलट ने उनसे एक डॉक्टर की हत्या हो गई थी, डॉक्टर के मर्डर केस की फाइल उन्होंने खुलवाने को कहा और देवी गौड़ा ने इसके लिए मना कर दिया था। लेकिन ये फाइल हिंदुस्तान टाइम्स में लीक हो गई और सीताराम केसरी को लगने लगा कि देवी गौड़ा कुछ बड़े नेताओं को ब्लैकमेल करके अपनी जो ताकत है, अपनी जो पावर है, जो सत्ता का कॉरिडोर है उसमें बने रहना चाहते हैं। और उनको लगा कि सीताराम केसरी को लगा कि एच.डी. देवेगौड़ा पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने देवी गौड़ा की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। और उसके बाद अगले प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जो एक समय इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे, जो कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे, तो इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसमें संसद में बहस भी हुई कि जिस कांग्रेस ने देवी गौड़ा की सरकार को समर्थन वापस लेकर गिरा दिया, क्या इंद्र कुमार गुजराल को नैतिकता के आधार पर ऐसी पार्टी से समर्थन लेना चाहिए था? क्योंकि कांग्रेस की पहले भी ये आदत थी कि कांग्रेस किसी को समर्थन देती थी और उससे समर्थन वापस लेकर उस सरकार को गिरा देती थी। तो इंद्र कुमार गुजराल का भी कार्यकाल कुछ ही समय रहा और 2 साल में लगभग 3 प्रधानमंत्री देश में बदल गए। और इंद्र कुमार गुजराल के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जैन आयोग की जो अंतरिम रिपोर्ट थी वो लीक हो गई, जिसमें कहा गया कि जो लिट्टे जो आतंकवादी संगठन था, तमिलनाडु से संबंध रखता था और श्रीलंका का एक जो आतंकवादी संगठन था, उसने राजीव गांधी की जब हत्या की तो उसमें डीएमके एक पार्टी थी साउथ की, उसने लिट्टे का पूरा सहयोग किया था। तो जब रिपोर्ट लीक हुई तो सीताराम केसरी पर दबाव पड़ने लगा, क्योंकि उस समय सोनिया गांधी भी राजनीति में सक्रिय हो गई थी और सोनिया गांधी की नज़रों में आगे बढ़ने के लिए सीताराम केसरी को लगने लगा यदि मैं ये दांव खेलूंगा तो निश्चित रूप से सीताराम केसरी का कद बड़ा होगा और सीताराम केसरी भी हो सकता है कि ये सरकार गिरने के बाद सीताराम केसरी का नंबर आ जाए। और सीताराम केसरी ने कहा, इंद्र कुमार गुजराल को और थर्ड को ये संदेशा भिजवाया कि डीएमके के मंत्रियों को हटाया जाए, क्योंकि डीएमके भी जो गठबंधन थी उसमें शामिल थी, यानी कि यूनाइटेड फ्रंट में डीएमके भी शामिल थी, क्योंकि डीएमके ने राजीव गांधी की हत्या में उसका भी हाथ था, ऐसा उस समय की मैगजीन में छपा था। तो डीएमके के मंत्रियों को हटाया जाए, उस पर दबाव डाला। तो इंद्र कुमार गुजराल ने जब यूनाइटेड फ्रंट की बैठक बुलाई तो यूनाइटेड फ्रंट के जो नेता थे उनको नागवार गुजरा और उन्होंने कहा कि क्योंकि सभी दलों को मिलकर सरकार बनी थी और ये सही नहीं होगा, तो जब इस प्रकार डीएमके के मंत्रियों को हटाने का उन्होंने आगे कोई स्टेप नहीं लिया, तो सीताराम केसरी ने फिर से समर्थन वापस ले लिया और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिर गई। और उसके बाद फिर चुनाव हुए, उसके बाद फिर एनडीए की सरकार बनी, यानी कि 13 क्योंकि जब 1996 में जब 13 दिन में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो उन्होंने अपने सहयोगों, पहले उनके पास केवल 4 सहयोगी थे, यानी जो गठबंधन में लोग थे केवल 4 लोग थे और लगभग 13 लोगों को, मतलब भाजपा समेत 13 लोगों को मिलाकर एक एनडीए उन्होंने बना लिया था और जिसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया। और सबसे बड़ी बात, जहां आज हम राम मंदिर की बात करते हैं, आर्टिकल 370 की बात करते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो कोर कमेटी थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने इन तीनों मुद्दों को अपने जो उनका मैनिफेस्टो था उससे हटा लिया था, क्योंकि उस समय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। एक जो एनडीए में जितने 13 दल थे मिलके, उनका एक अलग से मैनिफेस्टो बना था। और इन सब मुद्दों को हटाने के बाद जब मैनिफेस्टो बना तो 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की दोबारा सरकार बनी, जो लगभग 13 महीने चली। और 13 महीने बाद जो जयललिता थी, जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो थे उन्होंने वो नहीं चाहते थे, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सरकार बनाई, जब एनडीए जब बना था, उसके बाद उनसे, क्योंकि पहले भी उनसे गलती हुई थी, क्योंकि 1996 में जब उनको न्योता दे दिया था उनके पास समर्थन था नहीं, पूरा समर्थन नहीं था। तो जब एनडीए बना तो राष्ट्रपति ने कहा कि आप जो आपके सहयोगी दल हैं आप उनसे चिट्ठी लीजिए, समर्थन की चिट्ठी लीजिए। और जल्दबाजी में, सरकार बनाने की जल्दबाजी में अटल बिहारी वाजपेयी या जो उनकी जो संसदीय बोर्ड है या जो बड़े नेता हैं,
वो समर्थन की चिट्ठी लेना भूल गए, जिसका फायदा जयललिता ने उठाया। और जयललिता ने जब सरकार को समर्थन देने के, अपना समर्थन पत्र देने के बदले कहा कि या तो आप सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बना दीजिए, या आप जयललिता ने तमिलनाडु के विषय में जो उनका गृह राज्य था वहाँ के लिए कुछ सुविधाएं या कुछ इस टाइप से उन्होंने बार्गेनिंग की, और अटल बिहारी वाजपेयी ने सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाने से मना कर दिया। उसके बाद AIADMK ने, क्योंकि जयललिता के ऊपर भी काफ़ी केस चल रहे थे, वो दबाव में थी, तो उसने समर्थन दे दिया था। और उसके समर्थन देने के बाद, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी को लगता था कि मुझे वित्त मंत्री बनाने से अटल बिहारी वाजपेयी ने मना कर दिया था, और उसमें सोनिया गांधी भी बहुत सक्रिय थी, और सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी के संपर्क में थे। जो सुब्रमण्यम स्वामी आज सोनिया गांधी को पानी पी पी कर कोसते हैं, उन्होंने 13 महीने बाद जयललिता से मिलकर, क्योंकि सोनिया गांधी और जयललिता में अनबन थी, क्योंकि DMK का भी नाम, जो लिट्टे नामक उग्रवादी जिसने उनके पति को, हस्बैंड को, यानी कि राजीव गांधी को मरवाया था, तो सोनिया गांधी और उनमें बड़े मतभेद थे। तो उन्होंने टी कॉफ़ी रखी सुब्रमण्यम स्वामी ने, जिसमें जयललिता और सोनिया गांधी और उसमें मायावती भी आई थी। तो एक पार्टी रखी और उसमें तय हुआ कि अब जयललिता भारतीय जनता पार्टी NDA से समर्थन वापस लेंगी। और जयललिता ने जब समर्थन वापस लिया, उसके बाद वोटिंग हुई और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। ये बड़ा दिलचस्प मामला है, क्योंकि वही सुब्रमण्यम स्वामी जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराया, वो आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और वो आज भारतीय जनता पार्टी में भी कई बार जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। आज सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन ये 13 महीने की सरकार का कार्यकाल बहुत उपलब्धियों भरा था, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो साल था 19 मार्च 1998। उन्होंने इसके बाद जब वो पहली बार रेस कोर्स यानी कि प्रधानमंत्री निवास गए, यानी कि 11 मई 1998 को, तो उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण की घोषणा की। मतलब उन्होंने कहा कि पोखरण में परमाणु परीक्षण हो गया है, और ये लगभग 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, और ठीक उसके 2 दिन बाद यानी कि 13 मई को 2 परमाणु परीक्षण और किए गए, यानी कि 5 परमाणु परीक्षण हुए थे, जिसको ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। और ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुए थे, और जिसकी पूरी जो बागडोर थी वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो उनके वैज्ञानिक सलाहकार थे अटल बिहारी वाजपेयी के, उनके हाथ में थी। और ये बड़े गुप्त तरीके से मिशन चलाया गया, क्योंकि अमेरिका नज़र गड़ाई हुआ था, क्योंकि अमेरिका की खुफिया सैटेलाइट नज़र गड़ाई थी भारत के ऊपर कि भारत कहीं एटॉमिक परमाणु परीक्षण ना कर दे। तो 13 मई को जब 2 परमाणु परीक्षण किए गए, इसकी अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा भी की। और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही कि नो फर्स्ट यूज़, हम पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमें कोई मजबूर करेगा तो हम परमाणु का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब हम परमाणु परीक्षण उस समय हुआ, लेकिन उससे पहले भी कई बार प्रयास हुए इस देश में। इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट सन 1948 में पास हुआ, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया गया, जिसके सचिव थे, और ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते थे। और उस वक्त प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बम तो बनाना चाहते थे, लेकिन वो शांति की बात करते थे। वो कहते थे कि हमें बम बनाने की आवश्यकता नहीं है, पर तैयारी इतनी कर दो कि मतलब हमारे पास इतनी हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए कि हम परमाणु बम बना सकें। पर परमाणु बम बनाने का उनका कभी वो नहीं रहा, क्योंकि वो बड़ी शांति की बात करते थे, और जिसका हमें बड़ा वो भी हमारे, क्योंकि जिसका देश को वो भी झेलना पड़ा, क्योंकि जो हिंदी और भारत और चीन के बीच में जो था कि समझौता था, जो पंचशील समझौता था, उस समय हिंदी चीनी भाई भाई भी कहा जाता था। उसके बाद आपने देखा कि 1962 में किस तरीके से चीन ने हमारे संग गद्दारी की और भारत में किस तरीके से घुस आया था, तो इसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन होता क्या है कि 1962 में जब चीन ने हम पे आक्रमण किया, उसके बाद ठीक 2 साल बाद चीन ने परमाणु परीक्षण किया, तो भारत के जो जितने भी विरोधी दल थे उन लोगों ने संसद में कहना शुरू कर दिया कि अब हमें भी एटॉमिक पावर बनना पड़ेगा। और 18 मई 1974 में इंदिरा गांधी ने फिर से बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। और इंदिरा गांधी ने जब परमाणु परीक्षण किया तो उन्होंने इसको कहा कि मतलब कि हमने ये केवल एक परीक्षण किया है, इसका हमने किसी को कोई शक्ति प्रदर्शन किया इस टाइप से नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने पहली बार 18 मई 1974 को देश में
परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद जो अमेरिका था वो हम पर सैटेलाइट से नज़र रखता था, तो कई खुफिया सैटेलाइट से उसको खबर मिलती रहती थी अमेरिका को। तो अमेरिका जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु परीक्षण किया, यानी कि 11 मई 1998 को जब 7 रेस कोर्स में उन्होंने 3 परमाणु परीक्षण होने की घोषणा की पोखरण में, और उसके बाद ठीक 13 मई को 2 परमाणु परीक्षण हुए पोखरण में ही, तो अमेरिका ने देश में प्रतिबंध लगा दिए। और अमेरिका की जो खुफिया जो सैटेलाइट जो उसने लगाए थे वो भी इसलिए नहीं, क्योंकि उसको इसका फायदा इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि जो वहाँ पर जब परमाणु परीक्षण किया जाना था तो इसका काम रात को होता था। और इसमें आर्मी की बड़ी मदद ली गई क्योंकि वहाँ पे आर्मी का भी कैंप था, क्योंकि पोखरण जो इलाका है वहाँ पर आर्मी का बेस कैंप था, और वहाँ आर्मी की गाड़ियों से ही जाते थे लोग। और APJ अब्दुल कलाम और जो अन्य जो लोग थे, जो वैज्ञानिक थे, वो भी आर्मी की ड्रेस में ही वहाँ जाते थे। मतलब किसी को भनक नहीं लगती थी। लोगों को तो लगता था कि ये आर्मी का ही कोई, मतलब आर्मी इधर से उधर जा रही है, या आर्मी का जो अपना जो इधर से उधर जाने का जो एक सामान्य सा वो रहता है दिनचर्या, वो है। तो उसके बाद जब परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने इस देश में हमारे देश में प्रतिबंध लगा दिए। और अब हम बात करेंगे अपने दुश्मन देश पाकिस्तान की, जो हमेशा छदम भारत के साथ रखता है। और 28 मई 1998 को, यानी कि 15, 16, 17 दिन बाद पाकिस्तान ने 6 परमाणु परीक्षण कर दिए। ये बड़ा हास्यास्पद है कि अचानक से इतना बड़ा परमाणु परीक्षण कैसे कर दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि परमाणु परीक्षण के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, और परमाणु परीक्षण एक दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु परीक्षण के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और पाकिस्तान ने कहा अब हम भी एटॉमिक पावर हो गए हैं। तो फिर उसके बाद काफ़ी तल्खी हो गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो दिल्ली लाहौर बस सेवा भी चली। दिल्ली लाहौर उस समय नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो दिल्ली लाहौर बस सेवा चली और उसमें काफ़ी भाईचारे की बात कही गई। और लेकिन इसका पाकिस्तान ने बहुत गलत फायदा उठाया। जो दिल्ली लाहौर बस सेवा चली, इससे घुसपैठिया उसने भारत में भेजना शुरू कर दिए, और उसने कारगिल में उसके सैकड़ों घुसपैठिए, लगभग 200 पाकिस्तानी जवानों ने कारगिल में कब्जा कर लिया। अब भारत की सेना को ये लगने लगा कि ये आतंकवादी हैं, और पाकिस्तान तो खुद कह रहा था कि कश्मीरी उग्रवादी हैं, जो कश्मीरी जो आतंकवादी हैं, यानी कि जो कश्मीर में अलगाववाद है वो लोग हैं। और पाकिस्तान के 200 जवानों ने कारगिल की चौकियों पर कब्जा कर लिया, यानी कि 10 चौकियों पर शुरू में कब्जा कर लिया। जब वहाँ, क्योंकि जो भारतीय सेना थी वो जाड़ों में चौकियों को खाली कर देती थी, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई कब्जे का ऐसा कुछ था नहीं, और गर्मियों में फिर वहाँ चले जाती थी। तो 10 चौकियों को कब्जा करने के बाद जब कोई हलचल नहीं हुई, तो धीरे धीरे करके 140 चौकियों पर पाकिस्तानी जो सेना थी उसने कब्जा कर लिया। और भारत को ये लगने लगा कि कोई आतंकवादी या भारत को कुछ इनपुट भी मिले थे कि ये पाकिस्तानी सेना के जवान ही हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा मुकरता रहा। पाकिस्तान ये कहता रहा कि ये कश्मीर से भेजे हुए अलगाववादी या उग्रवादी लोग हैं, इन्होंने आपकी चौकियों पर कब्जा कर दिया है। और उस वक्त जब कारगिल का युद्ध हुआ तो बोफोर्स तोप, जिस बोफोर्स तोप के घोटाले ने देश की राजनीति में तूफान ला दिया था, उस बोफोर्स तोप ने इतना मुंहतोड़ जवाब दिया कि .5140 में जब तिरंगा लहराया, तो इस देश के जो एक कैप्टन थे विक्रम बत्रा, उनको भी याद किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वो .5140 तक जो आगे बढ़ने का उनको जिम्मा दिया गया था, लेकिन वो शहीद हो गए थे और उनकी शादी भी होने वाली थी। तो ये बड़ा उस वक्त प्रचलित मामला था, क्योंकि उस वक्त जितनी नेशनल मीडिया थी, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश में आ गया था, क्योंकि जो स्टार न्यूज या बड़े चैनल जो होते हैं NDTV, आज तक, ये सब टीवी में आते थे, और टीवी में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता था। जब भारतीय सेना ने जब कारगिल का युद्ध हुआ तो ये पूरा देश में लाइव ब्रॉडकास्ट होता था, और जब भी कोई जवान शहीद होता था तो उसको उसके घर पहुंचाकर उसकी शहादत को सलाम करने का जो उसी समय से शुरू हुआ था, जिसने पूरे देश को कारगिल की तरफ जोड़ दिया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि कवि भी थे, पत्रकार भी थे, और जो क्योंकि कहते हैं कि जब ये विदेश मंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यालय था वहाँ से जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो हटा दी गई थी। कुछ लोगों ने चाटुकारिता के चलते उनकी फ़ोटो हटा दी थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने डांटा और कहा कि
आपने यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो क्यों हटाई? कुछ लोगों ने उनको खुश करने के लिए हटाई थी, लेकिन उन्होंने फ़ोटो वहाँ दोबारा लगा दी। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत विशाल हृदय के नेता थे और वो सेकुलर नेता थे, और वो क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कुछ ये कहते थे कि वो आदमी सही है लेकिन वो गलत पार्टी में है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यक्तित्व था वो बड़ा विशाल व्यक्तित्व था। और अटल बिहारी वाजपेयी भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिन्होंने उनको अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि आगे हम बात करेंगे आपसे गोधरा कांड की, और हर बुधवार को हम इसी प्रकार से आपको कहानी सुनाते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगती है? अगर हमारे कार्यक्रम में कोई आपको कमी लगती है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप तक ये रोचक कहानियाँ पहुँच पाएंगी और जानकारी से भरी हुई कहानियाँ पहुँच पाएंगी। और यदि आप इस कार्यक्रम को फेसबुक में देख रहे हैं तो इसको फॉलो करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार सत्य। शुक्रिया।